नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक हमने हमारे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी बड़ी उठापटक देखी, जिसकी वजह थी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर अभी कन्वर्ट हो गया है, जो पहले एक थ्रेट था, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी एक्सट्रीमली वोलेटाइल थे। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि 17,100 और 17,000 का एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी को मिलना चाहिए, और उसके बाद 16,800 जो हम काफ़ी दिनों से उसको डिफेंड कर रहे थे, तो लास्ट वीक सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तो लगभग ये 17,100 17,000 ये जो एक जोन था, ये लगभग होल्ड किया मार्केट ने। लेकिन एक्सपायरी के दिन हमें एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, जिसका मतलब उसके पहले दिन हमारा क्लोजिंग था 17,063 और एक्सपायरी के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ 16,548। तो 17,100 17,000 और 16,800 तो गए, लेकिन 16,548 के यहाँ ओपन होने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? वो थी फरवरी के मंथली ऑप्शन डेटा में मंथली पुट राइटर्स का हाईएस्ट जमावड़ा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो था 16,500 में, और उसके नीचे लगभग कोई सपोर्ट नहीं था। 16,548 ओपन होने के बाद निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश जरूर की, 16,700 तक ऊपर भी गए, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेशर इतना बड़ा था सेलिंग का कि निफ्टी ने वहां से 16,200 तक का एक नोज डाइव ट्रैवल किया। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, वॉर जैसी सिचुएशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल फियर और उसके साथ साथ वीकली एक्सपायरी का दिन, इससे अच्छा बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी बेयर्स को मिला होगा। इसीलिए उस दिन एफआईज, पंटर्स, एचएनआई जो भी जितना भी कर सकते थे उन्होंने पूरा ठोक डाला, और इतना हॉरिबल दिन साबित हुआ। अब एक 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। मंथली एक्सपायरी थर्सडे का क्लोजिंग होने से पहले लगभग आधा से पौन घंटा, अगर कोई आप में से डेरिवेटिव डेटा ठीक से बारीकी से एनालाइज करता हो इंट्राडे में, तो लास्ट आधा पौन घंटे में मार्च के पहले हफ्ते का, मतलब 3 मार्च का जो एक्सपायरी वीक अभी चालू हो गया है, उसका 16,700 के कॉल में अच्छी खासी बाइंग हुई थी। और आप देखिए 16,203 का लो लगा के 16,248 के आसपास निफ्टी बंद हो गया, और नेक्स्ट डे एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन हमें देखने को मिला, ह्यूज गैप अप, मतलब 16,248 का क्लोज और ओपन 16,515, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप, और उसके बाद फॉलो बाइंग, और 16,658 के आसपास हम बंद हो गए। अब
फ्राइडे के दिन अगेन लास्ट 30-45 मिनट्स में 3 मार्च के लगभग 17,100 के कॉल्स काफी बड़ी मात्रा में बाय किए गए और एटलीस्ट फॉर नाउ हमें ये मालूम है कि डाउ ने लगभग 800 से ज्यादा पॉइंट्स की एक रैली फ्राइडे को भी दिखाई और उस वक्त हमारा एसजीएक्स भी काफी ऊपर दिखा रहा है। उसके साथ जो एफआई के फ्राइडे के ऑप्शन और फ्यूचर के डेटा में जो दिखा रहा है उसमें उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी मतलब लगभग 3,500 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर बाय किए हैं, काफी बड़ी मात्रा में ऑप्शंस सेल किए हैं और काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक फ्यूचर भी बाय किए हैं। तो हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी अगर मंडे मॉर्निंग तक कुछ सीरियस डेवलपमेंट रशिया यूक्रेन के फ्रंट पे नहीं होता है तो जैसा हमें अभी दिख रहा है उतना या उससे थोड़ा ज्यादा हमें अच्छा दिन मंडे का हो सकता है। अगर हम ब्लैक फ्राइडे के बाद ब्लैक मंडे बोलते हैं तो ग्रीन फ्राइडे के बाद ग्रीन मंडे भी तो हो सकता है। तो ये एक बात जो डेरिवेटिव डेटा में थी मैंने आपको बताई। बैंक निफ्टी का लगभग वही हाल था। एक्सपायरी के दिन काफी बड़ा गैप डाउन और उसके बाद फ्राइडे को एक बड़ा गैप अप। तो ये दो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी मुझे कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के बदले और शायद मंडे को निफ्टी आईटी की वजह से स्ट्रांग रह सकता है क्योंकि नैस्डैक में काफी बड़ा उछाल पिछले 2 दिन में आया है। ये वीडियो में मैं डेरिवेटिव डेटा स्किप करके मुझे आपसे कुछ थोड़ी फंडामेंटल टेक्निकल ये बातें करनी है जो एक इन्वेस्टर की हैसियत से आपको ये बातें देखना पढ़ना जरूरी होना चाहिए क्योंकि ये जो मैं अलग अलग बातें कंपाइल करके आपको दिखाने वाला हूँ ये आपको आपका डिसीजन लेने में शायद काम आ सकती है। उसके पहले मैं अभी निफ्टी का जो हमने लास्ट वीक मैंने मेरा पैटर्न और मेरा प्रेडिक्शन ये आपको दिखाया था वो हम वापिस एक बार चेक करते हैं। इसमें लास्ट वीडियो में मैंने जो जैसा बताया था कि मेरा स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग मतलब फ्राइडे क्लोजिंग में कम से कम 2 फ्राइडे का क्लोजिंग 16,400 के नीचे अगर आता है तो फिर ये मेरा पैटर्न ये एक्टिवेट नहीं हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्सपायरी के दिन हम 16,200 पे क्यों गए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये था हमारा लास्ट वीडियो का जो हमने ट्रेंड लाइन लगाया था वीकली के ऊपर और ये एक एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइन में अब लगा रहा हूँ। तो जनवरी का लो और मतलब 29 जनवरी का जो वीक खत्म हो गया उसका लो और 23 अप्रैल 21 का जो वीक खत्म हो गया उस वीक का लो ये दोनों कनेक्ट करने के बाद जो ट्रेंड लाइन आगे जाती है तो लगभग उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ऑलमोस्ट लिया है। अभी मेरा जो
स्टॉप लॉस है, जैसा मैंने आपको बताया 16,400 के नीचे 2 वीकली क्लोजिंग अगर आती है तो फिर वो पैटर्न के हिसाब से काम नहीं होगा। अब देखिए इतना बड़ा ह्यूज एक्सपायरी दिन का हॉरिबल सीन देखने के बाद फ्राइडे काफी अच्छा दिन हमने देखा और ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट हम 16,650 के ऊपर, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है 16,400 का, उसके ऊपर एकदम आराम से हम लोग क्लोज किया है। मुझे आपको अ, थोड़ा अलग कुछ बातें जैसे मैंने आपको बताई मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इन्वेस्टर की हैसियत से आपको इस वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है, कौन सी बातें के ऊपर गौर करना जरूरी है, ये दिखाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। अब देखिए माय व्यूज ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट एंगल। एक तो मुझे जो एक पहली अच्छी पॉजिटिव न्यूज लगती है कि एटलीस्ट टिल नाउ नाटो ने रशिया यूक्रेन वॉर में कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने में उन्होंने हाँ नहीं कहा है। सो दे प्रीफर टू स्टे अवे फ्रॉम मिलिट्री एक्शन और वो रशिया के ऊपर खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस ही लगाया है। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि अगर नाटो की फोर्सेस डायरेक्ट मैदान में उतरती है वॉर में, तो ये वॉर खाली रशिया यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा और शायद हो सकता है एक बड़ा वॉर पूरे वर्ल्ड को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए नाटो का अलूफ रहना ये एक अच्छी बात साबित होगी। हमारे मार्केट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा एक डेटा आपको बताता हूँ। कारगिल वॉर चालू होने से पहले उस वॉर के फियर ने, उस डर ने मार्केट 13% से थोड़ा सा ज्यादा गिरा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही एक्चुअल वॉर चालू हो गया, जो 3 मई 99 से 26/7 मतलब 26 जुलाई 99 तक ये वॉर चालू रहा लगभग 2-2.5 महीने का। जैसे ही वॉर चालू हो गया हमारा मार्केट 40% से ज्यादा ऊपर रैली कर गया और उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद भी आवर मार्केट केप्ट ऑन रैलिंग मोर। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर मार्केट। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सबको मालूम है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। आप खाली एक दूसरे को, दो कंट्री अगर एक दूसरे को खाली धमकी दे रहे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मार्केट टेंशन में आ जाता है, मार्केट वोलेटाइल होता है। और उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट कुछ एक्शन चालू किया तो फिर मार्केट छोड़ देते हैं, चलो इनका वॉर चालू हो गया है, अभी इनको देखने दो अपने अपना, और मार्केट अपना अपना काम चालू रखता है। ये आज तक का हिस्ट्री है। मार्केट कोई भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता। इसके बाद एक दूसरा हेडविंड जो बोलते हैं, एक फियर पूरी ग्लोबल मार्केट में है कि यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक बात काफी दिन से चल रही है। पिछले हफ्ते तक जो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं नॉर्मली यूएस में, तो उसमें उसकी 0.5% बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 45% थी। लेकिन ये पिछले एक हफ्ते में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है, उसके बाद जो सीएमई का फेड मार्केट वॉच सर्वे है उसमें उन्होंने ये पाया कि अभी ट्रेडर्स जो है यूएस के, they are now looking for only 9.5% chance of 0.5% interest rate hike against probability of 45%. मतलब now they are more certain that only 0.25% will be raised. तो ये एक बड़ा रिलीफ ग्लोबल मार्केट को मिल सकता है।
क्योंकि अगर जितना स्टीप इंटरेस्ट रेट होगा बढ़ाएंगे तो मार्केट के लिए थोड़ा वो एक ग्लोबली मतलब स्पेशली इमर्जिंग मार्केट के लिए और उसमें भी इंडिया के लिए ये थोड़ा ज्यादा खराब स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन इस वक्त जो उनका सर्वे बता रहा है कि खाली 0.25% का ही इंक्रीज के लिए नाउ दे आर मोर सर्टन कि इतना ही होगा। इसके साथ डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे प्लस पॉइंट्स क्या है, तो उसमें आप देखिए सबसे बड़ी बात जो अपने करेंसी की स्टेबिलिटी, ये ड्यूरिंग रिसेंट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब रशिया यूक्रेन वॉर ये वो काफी काफी चीजें चल रही है, उसके साथ साथ क्रूड लगभग 7 साल के हाई में टच हो गया। उसके साथ पिछले कई महीनों से एफआईआई का बहुत बड़ा आउटफ्लो चल रहा है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारा आईएनआर जो हमारी करेंसी है, इट हैज बीन वेरी रेजिलिएंट, काफी स्ट्रांग रहा। ये क्यों हो गया? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट, जो पिछले 3-4 साल में अगर हमारे बजट में आप देख रहे हो तो काफी अच्छा मैनेजमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ लगभग 630 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमारे रिजर्व्स है। तो ये सब जो है वो आईएनआर का परफॉर्मेंस जो है ये हमारी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ दिखाता है। अब आप देखिए पिछले 5 साल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जो नॉर्मली उनका यूरोप, अमेरिका, इमर्जिंग मार्केट्स अलग अलग उनके पॉकेट्स है जहाँ पे वो अलग अलग हिसाब से काम करते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट में स्पेशली इंडिया में पिछले 5 साल में उनको काफी स्टेबल और पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। तो ये क्यों हो गया कि एक तो हमारे यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, कुछ अच्छे लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके साथ साथ काफी सारी चीजें गवर्नमेंट कर रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आरबीआई जो एक एकोमोडेटिव है, आफ्टर कोविड आरबीआई का जो स्टांस था वो काफी सराहनीय था। जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे यहाँ के सब तरह के इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प दी, तो इस सब का एक रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इंडिया में आफ्टर कोविड डिसप्रपोर्शनेट फंड्स आए थे। तो डिसप्रपोर्शनेट फंड आए तो कोई गलती से तो नहीं इसमें पैसा डाल रहा है। उनको तो मालूम है कि यहाँ पे ज्यादा हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो बाकी सब चीजें जैसे मैंने अभी डिस्कस की, तो उसकी वजह से वो फंड्स यहाँ पे आए थे। तो हो सकता है उसमें से थोड़े से फंड्स पिछले कुछ महीनों में एफआई के आउटफ्लो में गए हैं, लेकिन वो लोग वापिस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी स्ट्रांगली ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम लोग अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन ऑल मेरा जो कहना है कि जो इन्वेस्टर्स है उन्हें इंडियन इक्विटीज में पिछले जो कुछ भी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, ये क्वार्टर जो क्वार्टर खत्म हो गया वो क्वार्टर और पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो सब स्टडी करके अगले 3 से 5 साल का व्यू रख के कल परसों जैसी एक बड़ी डीप आई, ऐसी किसी भी डीप में उनको बाइंग के अच्छे मौके ढूंढने चाहिए अच्छे कंपनीज में। एग्जैक्टली 1 साल पहले मतलब फरवरी 21 में निफ्टी लगभग 15,000 के पास था और हमारा निफ्टी पी वो 40 के पास था। आज हम 16,500-17,000 जो कल का क्लोजिंग है 16,500 का, तो वहां पे है और हमारा आज का पी स्टैंड होता है लगभग 20-21 में। तो इस एंगल से देखा जाए तो हमारा मार्केट अभी तो अंडर वैल्यूड है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के जो भी सीरियस इन्वेस्टर्स है उनको इस तरह के डिप्स बाय करना ही चाहिए।
आप सोचिए, आप कोई भी स्टॉक 18,000 साढ़े 18,000 के लेवल पे जब भी निफ्टी था, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशंस आप लेने को तैयार थे। और आज आपको 2,000 पॉइंट नीचे मिल रहा है। वो कोई इम्पोर्टेड मंदी जिसको बोलते हैं, जिसका हमसे एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है। वी फेल जस्ट बिकॉज ऑफ दी एक इमोशंस होता है, एक रिएक्शन होता है। कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कुछ इस तरह की वॉर जैसी घटनाओं का एक असर होता है। उसकी वजह से हमें इतना बड़ा डिप मिला। तो इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करके देखना चाहिए। तो आप जो भी सीरियस इन्वेस्टर्स है, तो मैं आपको सबको एक अनुरोध करता हूँ, आपका जो वित्तीय सलाहकार है उससे बात करके इस तरह की कोई भी डिप आप अच्छे कंपनीज का स्टॉक एक्यूमुलेट करने में जरूर यूज कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाता हूँ, जो हमेशा पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं। और कल खत्म हुआ हफ्ता, ये मेरे लिए काफी एक आनंददायी था, क्योंकि जिस तरह से डाउ ने 2 दिन में एक बड़ा क्रैश दिखाया था। अब देखिए, जो हमारा एक सपोर्ट हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे 33,900, वहां से 2 दिन में डाउ ने 33,269, मतलब लगभग 700-800 पॉइंट का एक बड़ा फॉल दिखाया था। लेकिन फ्राइडे को आप देखिए, डाउ का रिकवरी फिर एक बार उस लेवल के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज हो गया। एक अच्छा हैमर डाउ ने किया है। तो ये सब चीजें बता रही है कि डाउ भी अ, एक अच्छा नया अपसाइड रैली के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहा है। क्रूड में मैंने लास्ट वीक आपको एक पैटर्न दिखाया था, जिसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अब आप देखिए, जिस दिन एक्चुअली वॉर की खबरें आई, उस दिन क्रूड का एक इम्पल्सिव स्पाइक हुआ था, जो लगभग 100.54 के आसपास उसका स्पाइक हुआ, और फाइनली वहां से वो सीधा नोज डाइव हो गया। और कल का जो, तो ये तो पूरा रेड कैंडल हो गया है, और क्लोजिंग था 89.89। अब पिछले 4-5 दिन का ये कैंडल्स अगर आप देखते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर से प्रेशर है। हो सकता है थोड़ा वापिस एक एक दो दिन ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। और मुझे 1% भी कोई आशंका नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा। ये तो नीचे इसको आना है, क्योंकि ये पैटर्न बन चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ, और ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, और जो परसों का हाई लगा है 100.54 डॉलर्स का, तो लगभग आप समझिए, जो मैंने लक्ष्य दिया था 99.103 डॉलर्स, तो वो जोन को क्रॉस करके उसको क्लोज होना पड़ेगा। मतलब 103 के ऊपर ही कुछ अलग पिक्चर हमें देखने को मिल सकता है। तब तक आई विल स्टैंड फॉर माय टारगेट ऑफ 80 टू 80 डॉलर्स। तो दोस्तों, आ, ये थोड़ा सा अलग इस टाइप का वीडियो मैंने आज बनाया है, जिसमें मैं चाहता था कि सिर्फ टेक्निकल बात हम लोग करते हैं, तो कभी थोड़ी जो फंडामेंटल चीजें हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। इसीलिए एक नई कोशिश मैंने की है। इस टाइप की आगे भी वीडियोस करने का मेरा इरादा है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, उन सब तक मेरा वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ,
तो आपको इसका इमीडिएट इंटीमेशन आ जाता है। इसके साथ ये वीडियो का प्रेजेंटेशन मैं यही खत्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।